To Anuj Kumar IND. And now, hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And now, it's a show time, and the name of the new show is Kinematics, right? So, we are starting Kinematics, and as I have told you in the previous live stream, that we'll be covering the chapters, in the less videos with longer durations, right? So, we are gonna start Kinematics today, and let's see and we can we'll cover the concepts till advanced level with longer duration videos and in less numbers, understand? So before starting, please like, share and subscribe the channel, okay? So it motivates us to create such cool videos with advanced concepts, right? So like, share and subscribe the channel. So what all we are going to do today? So first thing we'll do is the what is kinematics. जो सबसे पहला बेसिक चीज क्या होगा, काइनेमेटिक्स होती क्या है, हम उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड? सेकेंडली विल बी डूइंग पैरामीटर्स ऑफ मोशन, राइट? मोशन के क्या पैरामीटर्स हैं हम वो पढ़ने वाले हैं. बेसिकली 5 पैरामीटर्स होते हैं: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके? एंड देन इज द कैलकुलस पार्ट. नाउ कैलकुलस से बहुत बच्चे दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द कैलकुलस, राइट? अगर आप गूगल के जो उसका सर्च बार होता है, अगर आप फियर ऑफ लिख के कुछ छोड़ेंगे ना, तो चौथे या पांचवें ऑप्शन में यहाँ पे कैलकुलस का नाम आता है, राइट? कैलकुलस क्या होता है, सभी को बहुत अननेचुरल सी लगती है, लेकिन आई टीच यू कैलकुलस फ्रॉम स्क्रैच. वो कैलकुलस यूज क्यों होती है, वाई वी स्टडी कैलकुलस, वॉट इज द नीड फॉर कैलकुलस, आई स्टार्ट फ्रॉम दैट. एंड आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट यू विल हैव नो डाउट फॉर कैलकुलस, राइट? और आपके प्रॉमिस करना होगा कि जो कैलकुलस होगा वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक होगा, सेकंड नहीं, अंडरस्टैंड? तो कैलकुलस का पहला पार्ट जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, विल ट्राई टू स्टार्ट टुडे. मोस्ट प्रॉब्लम हम कर ही देंगे, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू इट. होप यू एंजॉय दिस सेशन. So, what is kinematics? Right? So, kinematics is the study of motion without worrying about its cause. क्या कहा मैंने कि ये जैसे ये जो मेरा बॉक्स है, राइट? ये एक बॉक्स है 5 kg का, जिसको इस हाथ ने फोर्स दिया है, ओके? उस फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है आगे बढ़ा है, मूव फॉरवर्ड हुआ है, अंडरस्टैंड? तो इस बॉक्स का जो मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है. सपोज ये एक डायरेक्शन है नॉर्थ में, ओके? ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसका मोशन हुआ है, अंडरस्टैंड? और इस डायरेक्शन का कॉज क्या है, ये हाथ. इस हाथ के द्वारा दिया गया ये फोर्स इस डायरेक्शन में इसके मोशन का क्या है, कॉज, ओके? तो हम सिर्फ इस नॉर्थ डायरेक्शन के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ना ही इसका जो कॉज है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड? बेसिकली काइनेमैटिक्स में क्या होगा, जैसे गाड़ी है, ये गाड़ी आगे बढ़ रही है सपोज, ठीक है, जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड? ये जो गाड़ी आगे बढ़ी है इसका कॉज क्या हो सकता है, इसमें बैठा आदमी, उस आदमी ने क्या एक्सीलरेटर पे पाँव रखा, जिसकी वजह से गाड़ी क्या आगे बढ़ी, अंडरस्टैंड? तो इस गाड़ी का जो मोशन सपोज इस डायरेक्शन में हुआ, किसमें, ईस्ट में, तो हम सिर्फ इस डायरेक्शन में जो मोशन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, ना ही इस आदमी के बारे में, अंडरस्टैंड? तो बेसिकली इसका मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ना ही इसके कॉज के बारे में. वेल क्लियर्ड. नाउ विल मूविंग टू पैरामीटर्स ऑफ मोशन. सो पैरामीटर्स ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में भी आपको बताया होगा, यहाँ पे हमने गाड़ी की स्पीड यूज़ की है. ये गाड़ी कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी या कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही होगी, है ना? और ये सब किसकी वजह से हो रहा है कि वो जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से, उस मोशन की वजह से कोई ना कोई स्पीड हो रहा होगा, वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा होगा. जो वो उस गाड़ी की जो स्पीड होगी, वो जो कुछ एक्सेलरेट कर रहा होगा, कुछ रिटार्ड कर रहा होगा, राइट? किसी स्पीड से आना, सपोज वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी जैसे मान लीजिए अगर टाइम है 2 सेकेंड और वो पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, यानी वो 2 सेकंड में कहाँ, वो लगभग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेशन से वो अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा होगा, अंडरस्टैंड? तो इसी सब को बोलते हैं कि पैरामीटर्स. यहाँ मैंने आपको बताया था कि उसके कितने 5 पैरामीटर्स होते हैं.
distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So let's study the first parameter, that is the distance traveled. तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, जो लेंथ ऑफ पाथ होती है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड इज नोन एज द डिस्टेंस. सपोज ये ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस ये क्या है 2 किलोमीटर. ठीक है. अब सपोज यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी ली और मैं इस सीधा जाने के बजाय मैं पहले ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, देन दिस, और फाइनली फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ गया. ठीक है. तो ये जो मैंने इतना सारा ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया ए से लेके बी तक, मेरा जो ये वाला पाथ हुआ, इसी को हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके. जो हमारा पाथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है भैया, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ से हम थोड़ी वेक्टर फॉर्म में जाते हैं. याद है हमने वेक्टर पढ़ा था न्यूटन लॉज में. अब हमने बताया था कि मैथ्स का नीड बेसिस हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे. अब जब कैलकुलस का यूज़ आएगा तो हम कैलकुलस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको बोला था कि अभी हमने पूरा वेक्टर्स नहीं पढ़ा है न्यूटन लॉज में. अब आगे का वेक्टर्स विल बी कंटिन्यूइंग इन काइनेमैटिक्स में हम पूरा वेक्टर्स कर लेंगे. उसके बाद पूरी फिजिक्स में वेक्टर की ज़रूरत नहीं आने वाली है, मतलब आएगी, मतलब पूरे वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में ख़त्म कर देंगे. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी position vector, displacement. So what is displacement? Displacement is the change in position vector. अब भैया चेंज इन का मतलब समझ में आ गया, पर इस पोजिशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, बताते हैं. देखो, वेक्टर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू अ सर्टेन लोकेशन इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर. अंडरस्टैंड. किसी वेक्टर को उसके ओरिजिन से किसी सर्टेन लोकेशन या फिर स्पेसिफाइड लोकेशन या फिर आपकी जो लोकेशन है उस वेक्टर को जहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. सपोज ये जो एक वेक्टर यहाँ पे ये ओरिजिन है और एक सर्टेन लोकेशन है बी, तो यहाँ ये जो वेक्टर हुआ इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. अंडरस्टैंड. अब सपोज ये मेरे पास क्या है, ग्राफ. ये मेरे पास क्या है, ग्राफ है. ठीक है भैया, ठीक है. और यहाँ से हमने क्या किया, दो वेक्टर लॉन्च किए, पोजीशन वेक्टर लॉन्च किए. एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, एक वेक्टर है ओ बी वेक्टर. ओ ए वेक्टर को हमने बोल दिया R1 वेक्टर और ओ बी को बोल दिया R2 वेक्टर. ठीक है. तो देखो, चेंज इन का मतलब क्या होता है, उसका डिफरेंस. चेंज इन का मतलब क्या होता है, चेंज इन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस. अंडरस्टैंड. तो R2 वेक्टर, अंडरस्टैंड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. अंडरस्टैंड. और पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं ये हमने बता दिया. किसी वेक्टर को ओरिजिन से एक सर्टेन लोकेशन तक किसी वेक्टर को प्रोजेक्ट किया गया है तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. अंडरस्टैंड. और इसी चेंज इन वेक्टर को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. हमने वेक्टर की ये पूरी कहानी हमने जिसकी वजह से ये जो आया है ये हमने किसमें पढ़ा रखी है, ये हमने पढ़ा रखी है किसमें, न्यूटन लॉज में. हमने न्यूटन लॉज में इसको कवर कर रखा है. अंडरस्टैंड. अब मैं इस डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस का आपको मैं लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप जाके इन वेक्टर्स को पढ़ सकते हैं. अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. तो इसे जो चेंज इन हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया उसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है भैया, ठीक है. इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे R2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ R1 वेक्टर. याद है हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक, वेक्टर का लिंक जो हमने न्यूटन लॉज में पढ़ा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ओके.
ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, ये चीज़ हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसको दोबारा आप रीड कर सकते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको नाइन्थ में याद हो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसके पास सिर्फ स्केलर, यहाँ पे मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी जिसमें सिर्फ क्या होता था, मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता था। अभी इसको और अच्छे समझेंगे, और बहुत ही अच्छे से। ओके, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये देखो, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये पूरा पाथ, ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अंडरस्टैंड, डिस्टेंस होता है हमारा पाथ डिपेंडेंट। वेयर एज जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लो हमने कोई बोला ये इसका 2 किलोमीटर ये डिस्प्लेस हुआ है, राइट। सपोज ये एक पॉइंट है, ये ए से बी, और ये क्या है 2 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड, अगर मैं सिर्फ 2 किलोमीटर्स लिखता, अगर मैं सिर्फ 2 किलोमीटर्स लिखता तो ये क्या बन जाता, डिस्टेंस। डिस्टेंस ये हो गई क्या हमारी, ये हो गई डायरेक्शन। अंडरस्टैंड, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एक और चीज़ हमारे डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल डिपेंडेंट। यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि जो ये क्या इनिशियल पॉइंट, ये क्या है फाइनल पॉइंट। अंडरस्टैंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल, सिर्फ इनिशियल से फाइनल की जर्नी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे ये क्या हो गया, R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। अंडरस्टैंड, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन कैसे, हमारे ये R1 क्या आया है, ओ सॉरी, ये हमारा R1 क्या है, R1 है नेगेटिव। तो सपोज इसको मैं क्या नेगेटिव वेक्टर बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, ये देखो, ये देखो, जैसे ये मैंने बना दिया नेगेटिव, ये हो गया मेरा -R1 वेक्टर। ये क्या हो गया मेरा, -R1 वेक्टर। अंडरस्टैंड, तो देखो ये हो गया मेरा, ये मैंने आपको क्या उसमें बताया था वेक्टर में कि ये हो गया मेरा R2 वेक्टर, हो गया R1 वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो मैं इसका अलग डायग्राम बनाता हूँ कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये हो गया मेरा R2 वेक्टर, ये बना था मेरा, ये हो गया मेरा क्या, R1 वेक्टर, -R1 वेक्टर, -R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। थोड़े से हम कलर्ड फॉर्म में कर देते हैं जिससे कि और क्लियर समझ में आए। ये देखो, ये हो गया मेरा R2 वेक्टर। अंडरस्टैंड, ये हो गया मेरा ऐसे नेगेटिव ऑफ R1 वेक्टर -R2, और मेरा रिजल्टेंट, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, कैसे, ऐसे। तो ऐसे वेक्टर क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड? यही देखो, अब यहाँ भी देख सकते हो कि ये क्या हुआ, ये इनिशियल और फाइनल पे जाके ख़त्म हो गया। अंडरस्टैंड? यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारी बारी आती है कि इस पे स्पीड पे। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस। ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को कवर करना। किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है? किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसे बोलते हैं वेलोसिटी। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो इसको समझना है, रेट ऑफ को समझना। इस रेट ऑफ को समझना हमारा क्या है? मेन मुद्दा। अंडरस्टैंड? तो इससे अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से, यहाँ t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से t इज इक्वल्स टू टू तक जा रहा है। अंडरस्टैंड? t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से t इज इक्वल्स टू तक वो मूव कर रहा है। और वो कैसे मूव कर रहा है? x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर के फंक्शन से, ठीक है। कि वो अगर जैसे मान लीजिए x इसका फंक्शन, तो आपको जैसे मान लीजिए वो अगर वो 1 सेकेंड मूव किया तो वो कितना मूव करेगा? x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 5। यानी वो अगर वो 5 यूनिट, यानी वो 1 सेकेंड में 5 यूनिट मूव किया। ये किसका मतलब है? x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर फंक्शन का। वो इस फंक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है। और मुझे क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? लिखते हैं v एवरेज v एवरेज इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो हमारा x2 कैसे आ जाएगा? 5 इंटू x2 क्या है? x2 हो जाएगा 5 इंटू 5t स्क्वायर है ना, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1। और t2 क्या है? t2 है 2 और t1 क्या है? 0। सॉरी, ये हमारा 0 सेकेंड 0 का स्क्वायर आएगा। तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 20 हो गया। और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी 5 इंटू 0 स्क्वायर की अपॉन 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ये क्या होगा? इसकी एवरेज वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। क्या? एक सिचुएशन देता हूँ कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए 200 किलोमीटर, ठीक है। और ये 4 घंटे में 4 आवर्स, ये 4 आवर्स में ये डिस्टेंस कर पा रहा है, ठीक है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, इसको आप एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं अभी, ठीक है। हम इसको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अभी डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इसकी डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन अलग होती तो हम वेलोसिटी और स्पीड को क्या करते? डिफ्रेंशिएट। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी सेम है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 200 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या हर एक मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या 50 किलोमीटर पर आवर होगी? यानी जब वो अपने घर से निकला, जब वो अपने होम से निकला अपने डेस्टिनेशन तक, तो क्या उसकी हर मोमेंट हर सेकंड पे क्या इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी क्या पता जैम लगा हो, कुछ हुआ होगा, तो उसकी स्पीड का डिफरेंशिएट क्या वो अलग हो रही होगी। हर मोमेंट पे उसकी स्पीड या वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है जब तक उसमें गिवन क्वेश्चन में गिवन ना हो। अंडरस्टैंड? तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्या पूछूं? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी एट एग्जैक्ट 2 सेकेंड, यानी जब वो घर से निकला तो उसके दूसरे सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताइए। आप नहीं बता पाएंगे।
और जो नॉर्मल एल्जेब्रा है हमारे पास अभी, जो हम एल्जेब्रा यूज़ करते हैं प्लस माइनस ये सब, वो भी इसको नहीं बता पाएगी। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि जो हमारी नॉर्मल एल्जेब्रा है वो इस क्वेश्चन का जवाब देने में कैसे फेल हो जाती है। लेट्स सी। तो पहले तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है वो दूसरे सेकंड पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो सपोज मैं 2 सेकंड के बहुत करीब करीब टाइम ले रहा हूँ। अंडरस्टैंड? करीब करीब का मतलब 1.99 सेकेंड्स हो गया, 2 सेकेंड हो गया, और मतलब बहुत छोटे छोटे इंस्टेंट्स पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे किस पे, 1.99 सेकेंड पे, तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, सपोज हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फॉर्मूला लगा दिया। तो अगर मैं टाइम पे अगर ये वैल्यू पुट करूँगा तो डिस्टेंस की एक अलग वैल्यू आएगी। अगर मैं 2.00 पुट करूँगा तो एक अलग वैल्यू आएगी। 2.0001 पुट करूँगा तो एक अलग वैल्यू आएगी। और ऐसे ही अगर मैं 2.5 बार 0 और 1 वैल्यू पुट करूँगा तो एक अलग वैल्यू आएगी। अंडरस्टैंड? मतलब एग्जैक्ट 2 सेकंड पे वो बॉडी तो मूव कर रही होगी, वो गाड़ी हो, पार्टिकल हो, कुछ भी हो, वो मूव तो कर रहा होगा। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमने पता कर लिया है कि वो मूव कर रहा होगा। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी नॉर्मल एल्जेब्रा है जो हम यूज करते हैं वो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देने में फेल करती है कि एग्जैक्ट 2 सेकंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी। सो सपोज अगर मैं यही निकालता हूँ, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, ओह हाँ, वी एवरेज क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x2 माइनस x1 का मतलब हमने हमारा वही फंक्शन है क्या, 5t² एक्स इज इक्वल्स टू 5t²। ठीक है, तो 5t की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर माइनस 5t की वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर। हमको एग्जैक्ट 2 सेकंड पे चाहिए, और t2 क्या हो गया 2 और t1 क्या हो गया 2। इसका आंसर क्या आएगा, 0/0। और मैथमेटिशियंस इस चीज को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब आप खुद ही देख लो कि जो नॉर्मल एल्जेब्रा है, वेलोसिटी स्पीड एट एग्जैक्ट 2 सेकेंड्स पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 0/0 उसने बता दिया। वो क्या बता दिया, 0/0, यानी कि वो स्पीड उस पर डिफाइंड ही नहीं है। उस एग्जैक्ट मोमेंट पे नॉर्मल एल्जेब्रा ने क्या कहा, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो यानी हमारा जो नॉर्मल एल्जेब्रा है वो यहाँ का फेल कर जाती है टू गिव अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एनी पार्टिकल, एनी कार और समथिंग दैट इज मूविंग। अंडरस्टैंड? अब नाउ इट कम्स द टाइम फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ कैलकुलस, व्हाई न्यूटन क्रिएटेड कैलकुलस। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा नॉर्मल एल्जेब्रा ने कैसे इसको इस आंसर को देना फेल किया कि एग्जैक्ट 2 सेकंड पे क्या आंसर आ रहा होगा। इसलिए न्यूटन ने क्या क्रिएट किया, कैलकुलस। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एक बार हम फिर से बताए थे कि डिफरेंशियल कैलकुलस हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इट टेल्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एग्जैक्ट मोमेंट, एट एग्जैक्ट मोमेंट, एट एग्जैक्ट मोमेंट क्या वैल्यू आ रही होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका जो मूविंग फंक्शन है वो यही है, x इज इक्वल्स टू 5t²। ठीक है, और हमको वेलोसिटी निकालनी है कब, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। ठीक है, 1 सेकेंड में अभी।
हमें वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है। तो सपोज मतलब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है? डेल्टा टी इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? T2 माइनस T1। एक टाइम में से एक टाइम को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जो वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, और वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड? तो सपोज हमारा जो T1 था ना, हमारा जो T1 टाइम है, ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं पहले। यहाँ पे आ गया T, यहाँ पे आ गया X। ठीक है, तो ये जो T1 टाइम है, उस T1 टाइम में से हम कुछ टाइम के वैल्यूज़ ले रहे हैं। हम पहले T1 टाइम में से वो डेल्टा टी माइनस कर रहे हैं जो छोटा सा टाइम है, फिर हम सिर्फ T1 ले रहे हैं, और फिर T1 टाइम में हम जो छोटा सा टाइम है डेल्टा टी, उसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास यहाँ फंक्शन हमने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5t²। तो x की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 5 इंटू T1 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगी 5t1, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5 इंटू T1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है भैया, ठीक है। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, पहले किसके बीच में निकालेंगे? T1 माइनस डेल्टा टी और T1 के बीच में। एक बार मैं स्टार्ट को आपको ऐसे भी नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा? T1। ठीक है, और T1 के बाद ये बहुत छोटा सा टाइम, इसको हमने बोल दिया डेल्टा टी। क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया डेल्टा टी। तो T1 में जब हमने इस डेल्टा टी को प्लस किया, T1 में जब हमने डेल्टा टी को प्लस किया, तो यहाँ पे बन गया क्या? T1 प्लस डेल्टा टी, T1 प्लस डेल्टा टी। और जब इस अमाउंट ऑफ टाइम को हमने यहाँ से माइनस किया, तो ये नेगेटिव साइड में आके क्या बन गया? मतलब उसके पीछे वाली साइड में आके क्या बन गया? T1 माइनस डेल्टा टी। ठीक है भैया, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज किसके बीच में? T1 माइनस डेल्टा टी एंड T1 के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वही x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा? x2 हो गया हमारा 5t1² माइनस 5 इंटू T1 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन T2 क्या हो गया? T1 माइनस डेल्टा टी। इसको क्या ब्रैकेट में ले लेंगे? इसको कहाँ? ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम ऊपर इसको हम क्या? T1 माइनस डेल्टा टी होल स्क्वायर, होप सो आपको पता हो कि माइनस भी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? उसकी कुछ वैल्यू ऐसे आएगी कि 5 इंटू 2t1 माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ओके, अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या? ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये इससे क्या कट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा क्या? डेल्टा टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारी केस की एवरेज वेलोसिटी आ गई t1 माइनस डेल्टा टी और t1 के बीच की। अब हम निकाल रहे हैं वी एवरेज किसकी निकाल रहे हैं, t1 से टू t1 प्लस डेल्टा टी। तो ये कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1 5 इंटू t1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस t1 5t1 स्क्वायर सॉरी, और नीचे आ जाएगा t1 प्लस डेल्टा टी माइनस t1। तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, सेम ऊपर जैसा ये आंसर आ जाएगा, खाली माइनस प्लस का फर्क होगा। 5 इंटू 2t1 प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब आप बोल रहे भैया डेल्टा टी को काट के खत्म करो, आंसर इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले वाली में 5 इंटू 2 1 माइनस डेल्टा टी, दूसरी वाली में आ जाएगी 5 इंटू 2 1 प्लस डेल्टा टी। पर हम अभी काट नहीं सकते। काटने के लिए हमको क्या चाहिए कि डेल्टा टी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? अगर डेल्टा टी 0 नहीं है तो हम उसको काट सकते हैं, और अगर हमने काट दिया तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं आएगी। यानी एग्जैक्ट 2 सेकंड पे क्या होगा वैल्यू, वो हमारे पास नहीं आएगा। यानी डेल्टा टी को तो 0 होना है। अगर डेल्टा टी 0 हुआ मतलब यहाँ देख लो, डेल्टा टी 0 हुआ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 5 इंटू 2t1। टी की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4 5, यहाँ पे 20 वैल्यू आ जाएगी अगर एग्जैक्ट 2 से t1 पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या फेरी में फंसते हैं कि अगर हमने डेल्टा टी 0 किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आ जाएगी, मगर वो क्या फॉर्म अपीयर करेगा, 0/0। अगर हमने इसको 0 कर दिया, देखो ना, मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये सब क्या बन जाएगा, 0। ये क्या बन जाएगा, 0। तो अगर हमने 0 कर दिया, इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, तो जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन विल अपीयर लाइक दिस, विल अपीयर 0/0। और अगर डेल्टा टी 0 नहीं किया, इफ डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या किस चीज का फॉर्म ले लेगा, वो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। क्या चीज समझ में आई? तो यहां पे क्या, यहां पे न्यूटन ने अपना दिमाग लगाया और यहां से आई कैलकुलस। न्यूटन का एक लाइन है, कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड विच गिव्स एग्जैक्ट आंसर्स। कैलकुलस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड विच गिव्स एग्जैक्ट आंसर्स। तो न्यूटन, उस बंदे का दिमाग देखिए, उसने किस लेवल तक सोचा। उसने क्या बोला कि जो डेल्टा टी है, क्या जो हमारे पास डेल्टा टी है, बहुत छोटा सा टाइम जो हमारे पास आया हुआ है, इन महाराज जी को बहुत छोटा लीजिए। डेल्टा टी को 0 नहीं लेना है, मगर बहुत छोटा लेना है। कितना छोटा, 0.000001 नहीं, और छोटा 0.00000001 नहीं यार, और छोटा 0.000000, मैं पूरा लेक्चर इसमें कर सकता हूँ। 0.1 नहीं, और छोटा। अरे भाई कितना छोटा, जितना तुम सोच सको उससे ज्यादा छोटा डेल्टा टी की वैल्यू, बहुत ज्यादा, जितना तुम सोच पा रहे हो उससे भी ज्यादा छोटा उन्होंने कहा है डेल्टा टी की वैल्यू लेने के लिए। तो उन्होंने, उस न्यूटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। डेल्टा टी अप्रोचेस 0 का मतलब क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है, मगर 0 के बहुत पास है। हमें 0 नहीं करना है, मगर एक बहुत छोटा नंबर लेना है जो 0 के बिल्कुल, ये 0 है, बिल्कुल इसके बगल में आके बैठ रहा है।
जीरो के बिल्कुल बगल में आके बैठ रहा है, बिल्कुल बगल में। कितनी बगल में, उतना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस का जीरो का अर्थ ही यही है कि डेल्टा टी को जीरो नहीं करना है, लेकिन जीरो के बहुत करीब रखना है, यानी बहुत छोटी वैल्यू। ये जो हमने इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, ये 0.0001, ये जो वैल्यू लिखी है इससे भी बहुत छोटी, जितना आप सोच सको उससे भी ज़्यादा छोटा। क्या चीज़ समझ में आई? आपकी इमेजिनेशन से भी छोटा। यानी अगर हम साइंटिफिकली कहें तो इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, ये कह सकते हो। क्या चीज़ समझ में आई? क्या चीज़ समझ में आई? यानी अब मैं एक चीज़, ये डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। इस एरो को हम ट्रेंड भी बोल सकते हैं, ट्रेंड्स। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब हम अपना दोबारा से जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई थी उसको लिखते हैं। न्यू पेज पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं। आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं इस लेक्चर के, सो लिमिट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी को जीरो नहीं लेना है, नहीं लेना है। यू डू not have to take delta t is equal to 0, but a very small value which is beyond your imagination, beyond your imagination। इमेजिनेशन, ये है लिमिट डेल्टा टी की टेंड्स टू जीरो का मतलब। ठीक है, अब जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई थी उसको लिखते हैं। जो हमने क्या क्या वैल्यूज आई थी, वी एवरेज, सबसे पहले वाला क्या आया था, वी एवरेज कहाँ से कहाँ तक, T1 माइनस डेल्टा टी से लेके T1 तक। ये क्या आया था, 5 इंटू 2t माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और वी एवरेज T1 से T1 प्लस डेल्टा टी, ये कितना आया था, 5 इंटू 2t1 प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या, डेल्टा टी। ठीक है, क्या चीज़ समझ में आई? अब हम क्या कह रहे हैं कि जो डेल्टा टी को अगर जीरो कर पाते, अगर डेल्टा टी को जीरो कर पाते, डेल्टा टी को अगर जीरो कर पाते तो क्या बनता, इफ करना नहीं है, अगर कर पाते, डेल्टा टी को जीरो कर पाते तो क्या बनता, फर्स्ट में क्या बनता, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनता, 10t1, और सेकंड में भी क्या बनता, 10t1। डेल्टा टी कितना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। कितना छोटा है, बहुत छोटा है। कितना, आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड। इस चीज को लाने के लिए हम क्या लिखते हैं,
v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अंडरस्टैंड, v लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, और इस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस का जीरो मतलब क्या होता है, वो इंस्टेंट जो t1 है, जो हमारा t1 है, जो t1 है उसके बिल्कुल बगल में आके बैठ रहा है। कितना बगल में आके बैठ रहा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये t1 है तो यही बस सटा हुआ क्या है डेल्टा टी, यही बस उसके बिल्कुल जड़ा हुआ है डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी जीरो के बहुत करीब है, तभी वो क्या t1 पे आके बैठ रहा है। अगर ये t1 है तो उसके बिल्कुल करीब आके बैठ रहा है, उसके बिल्कुल करीब आके बैठ रहा है डेल्टा टी, अंडरस्टैंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ये वी एवरेज कितना हो जाएगा 10t1, और इसी के साथ दूसरे वाले में भी जो लिमिट सेकंड इक्वेशन में भी जो हमारा t1 से t1 प्लस डेल्टा टी का है, उसमें भी अगर हमने लिमिट लगा दी डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो वी एवरेज क्या आ जाएगा 10t1। क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई। हमें डेल्टा टी को जीरो करना नहीं, अगर जीरो कर पाते तो हमारे पास ये 10t1 दोनों इक्वेशन में वैल्यूज आ जाती। और अगर हमने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, यानी बहुत इसको बिल्कुल बगल वाला इंस्टेंट, तो वो हमारा क्या बन जाएगा 10t1। इसी को हमने क्या बोला, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो को हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, टेनियस रेट कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस, इसको ये नीचे आएगा, लिमिट डेल्टा, ओहो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आप एक मिनट तो सोच विचार करें, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अंडरस्टैंड। इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, एक्स का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, एक बार हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं न्यू स्लाइड में आके विथ डिफरेंट कलर, जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसमें डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी हमने क्या कर दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब न्यूटन ने एक चीज बोली, अगर तुम इतना सारा लिखने की बजाय हर बार, मतलब ये जो हमने इतना सारा लिखा, इसके बदले में खाली एक ही चीज लिख दो, क्या, डी एक्स अपॉन डी टी।
डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ पे जो डी अपॉन डी टी होता है, क्या डी अपॉन डी टी, वो क्या होता है, वो एक टूल की तरह होता है, ऑपरेटर होता है। क्या ऑपरेटर, क्या होता है, ऑपरेटर। इट इज अ ऑपरेटर, जो क्या बताता है कि अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट कर दें इस d के बगल में, वो क्या उसकी वैल्यू बता देगी जो कि चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस t, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में हम बेसिकली सारी चीज़ों को हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब इसी तरह वेलोसिटी क्या होती है, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर, या फिर कभी हम एस वेक्टर भी बोल सकते हैं। एस वेक्टर को तो हम खैर उससे डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इतना सा लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। अंडरस्टैंड? एक्स, तो ये क्या हो गया हमारी वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, व्हेन वी डिफरेंशिएट द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एक्स क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी तरीके से जो हमारा करंट होता है, करंट क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, ये क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to time is called as current। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स को मोमेंटम वाले में लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या आ गया हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फोर्स। ये क्या आ गया हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ करंट। चीज समझ में आई? हाँ भैया, यही है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। अंडरस्टैंड? अब इसको क्या, मैं इसका आपको क्या देता हूँ, ग्राफ, इसका मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म भी देता हूँ, तो इसका ग्राफिकल फॉर्म कैसे बनेगा, समझाता हूँ। देखो, जैसे ये हो गया मेरा क्या, एक्स वाई एक्सेस बनाते हैं, कलर चेंज करेंगे भैया अब आप लोगों के लिए। ये बनाया मैंने एक्स, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये बनाया हमने एक्स एक्सेस, और ये बनाया हमने वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमने कोई वैसे कर्व बना दिया, इसमें क्या बना दिया, कर्व।
ये कोई ऐसा बना दिया क्या, कर्व, ठीक है, ये क्या बन गया, कर्व, ठीक है। और अब चीज समझना है यहाँ पे, क्या चीज समझना कि ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, एक सेकंड मैं यहाँ पे वही बनाया था डॉटेड लाइन से, ताकि बेहतर समझ में आए भैया आप लोगों को। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x1, ओहो, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x1 और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x2, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो मेरा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, डेल्टा एक्स, कैसे, ये हो गया x2 माइनस x1। मैंने क्या किया, इसने ये x2 है, इस x2 में से मैंने ये माइनस कर लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, ये क्या बन गया हमारा डेल्टा एक्स। अब यहाँ से आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की और अच्छी फील आएगी, और अच्छी फील आएगी, क्या हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। और ये जो हमारा y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे हम क्या करेंगे, अगर ये देख लो ये y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे हमें एक वो बनानी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे, हमने, अबे यार शिट, ये तो पूरा इरेजर ही लग गया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, 2 मिनट में बना लेंगे, फटाफट बना लेंगे कर्व। इरेजर कैसे दब गया यार, पॉइंटर दबाना था, इरेजर दब गया। Differential calculus is a very very good topic. You should study, one more time. It will, help in 11th class also. x1, ये हो गया x2, ये क्या बन गया था हमारा डेल्टा x, क्या बन गया था x2 माइनस x1, ये क्या बन गया डेल्टा y, y2 माइनस y1। एक y तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, एक y हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक तो ये y हो गया, कौन सा, ये वाला y में से अगर हम ये वाला y माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा ये वाला y बचा पोर्शन, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा y, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा y। और ये अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, कैसे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हुआ, ओह शिट, हाँ, अगर ये दोनों पॉइंट्स जो y के पॉइंट्स, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ, ऐसे लाइन बनाता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा सीकेंट, जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये क्या है, ये दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। और जो सिर्फ एक पॉइंट से जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्या सिर्फ एक पॉइंट छूता है, सीकेंट क्या होता है जो दो पॉइंट छूता है, अंडरस्टैंड। और ये क्या एक एंगल बन रहा है थीटा, सीकेंट भी एक एंगल बनाता है और टेंजेंट भी एक एंगल बनाता है। क्या चीज समझ में आई, हाँ भैया आ गई आ गई आ गई, ठीक। ये इनको, इस कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देता हूँ। ये वाला क्या हो गया x2 y2, और ये वाला क्या हो गया x1 y1, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाता हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट बनाता हूँ, ऐसे आ रहा है, और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ,
ये मैंने पॉइंट से क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, ठीक है। और टेंजेंट की मुझे क्या निकालनी है, स्लोप। टेंजेंट की मुझे क्या निकालनी है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। और इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये मैंने मान लो एक एंगल बनाया, इसको चलो हम बोल देते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। मैथ तो सुना होगा ना, फाई। इसको हमने बोल दिया फाई। हम क्या स्लोप निकाल रहे हैं इसकी, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मुझे टैन फाई निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टैन फाई। तो अब देखो हम ये बता रहे हैं कि जो स्लोप होती है वो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होती है। तो टैन फाइव में क्या लगा देंगे हम वो टैन फाइव होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें लगा दो लिमिट, लिमिट ये जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टू जीरो, तो क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स। तो जो हमारा टैन फाइव होता है वो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या बन गया हमारा, स्लोप। क्या बन गया, स्लोप। अगर डेल्टा टी हमारा अप्रोच जीरो हो गया, डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा एक्स ले रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स हो रहा है, क्या डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स अप्रोच हो जीरो हो रहा है, मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर जीरो अप्रोच हो रहा है, क्या चीज समझ में आई, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर जीरो अप्रोच हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट एक्स टू कमा वाई टू, डेल्टा एक्स के जीरो होने के कारण ये कुछ खिंचता यहाँ आके गिरेगा, ये खिंचता यहीं आके आएगा। देखो मैं इस डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रही है। ये डिस्टेंस कम होने की वजह से जो डेल्टा जो हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू वाला पॉइंट है वो क्या खिसकता यहाँ आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट के बहुत पास होगा। मतलब उसके ऊपर कब होगा, जब डेल्टा एक्स हमारा जीरो होगा। डेल्टा एक्स को हमको जीरो करना नहीं है, मगर जीरो के बहुत पास रखना है, इतना पास हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही आके बैठ रहा होगा। यानी डेल्टा एक्स एक्स टू कॉमा वाई टू वाला पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन के बहुत बहुत ज़्यादा पास होगा। कितना पास होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, वेरी गुड वेरी गुड। ये इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा दो, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, क्या चीज समझ में आई। डेल्टा एक्स के पास आने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा सीकेंड हो गया, सीकेंड क्या बहुत छोटा हो गया, वो सीकेंड क्या एक्स वन कॉमा वाई वन के पॉइंट पे आके ही बैठ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू और एक्स वन कॉमा वाई वन है, ये क्या बहुत पास आ गए हैं। डेल्टा टू के जीरो होने का मतलब दे आर वेरी नियर, इट एमर्जीज एट इट, वो एक सिंगल पॉइंट पे है, और सिंगल पॉइंट पे जो टेंजेंट हो गया वो हमारे सिंगल पॉइंट पे बना है ना, और उस सिंगल पॉइंट का मैंने क्या बनाया, स्लोप बनाया, क्या टैन फाई, वो क्या आ गया हमारा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का वो भी दे दिया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब तो चीज़ें काफ़ी आसान आपको लगना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं। मतलब एक तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y की x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एक तो हम बोलते हैं y डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, ठीक है भैया, ठीक है। किसी भी कर्व की जो स्लोप होती है, यानी ये जो कर्व है,
कौन सा, ये जो कर्व, ये जो हमने कर्व बनाया था यहाँ पे ऐसे, ये जो कर्व है इसका जो स्लोप है, इस पॉइंट का जो स्लोप है, हम कर्व की स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टेंजेंट की स्लोप होती है। समझ में आया ना, ये जो टेंजेंट है हमने इसकी स्लोप निकाली थी tan फाई करके, इसलिए हम कर्व की स्लोप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया और इस टेंजेंट की ही जो स्लोप निकाली थी हमने dy/dx, ये dy/dx इस टेंजेंट की तो स्लोप है, इसलिए हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, वो एसेंशियली क्या होता है, उसका y के x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यानी इसका जो स्लोप है, ये जो इस कर्व का जो स्लोप है वो कुछ नहीं है, इसके y के रिस्पेक्ट में इसका x का क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज, ओहो, ये एक हमने एक्स वाई प्लेन बनाया है। अबे यार, ये क्या, एक एक्स वाई प्लेन बना, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इससे, क्या है यार। ठीक है, और ये हमने क्या, एक कर्व बना दिया और हमको बोला है कि इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, इस डॉटेड पॉइंट का। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इस पॉइंट से क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट। तो ये हमने क्या बना दिया, एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, इस स्लोप से क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। और ये जो एंगल यहां बन रहा है, ये जो एंगल यहां बन रहा है, ये क्या होगा, इस जगह की, ये जो इस जगह की क्या होगी, dy/dx की वैल्यू होगी, की वैल्यू होगी। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, ये जो थीटा, ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, ये इस जगह की dy/dx की वैल्यू होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। यानी अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू tan 45 है, तो क्या इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, यही क्या होगा इसका dy/dx। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे जो एंगल यहाँ बन रहा है, इसे हम बोलते हैं tan थीटा भैया। इसको क्या बोलते हैं, हम स्लोप भी कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है, अब इस, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस, हम ऐसे क्वेश्चन के तौर पे, उसका नाम क्वेश्चन होगा पर बहुत छोटी मोटी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो जैसे अब एक वापस से एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, बनाते हैं 3 2 1 को, ये बनाई और फिर ये बन गई। ठीक है, और ये सपोज ये कर्व ऐसा है। ठीक है, हमको बोला है एक, हमको क्या बोला है, एक इस पॉइंट का बनाए, एक इस पॉइंट से हमें क्या बनाना है, स्लोप, फिर एक इधर से बनाना है, और फिर एक इधर से बनाना है, और फिर एक इधर से बनाना है। हमें इन पॉइंट्स का स्लोप, सपोज इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ठीक है, हमें ए बी सी तीनों के पॉइंट्स का क्या बनाना है, स्लोप बनाना है। क्या बनाना है, स्लोप। ठीक है, बना देंगे। तो स्लोप बनाने के सबसे पहले हमको क्या करना है, ए पॉइंट से क्या बनाते हैं, चलो एक टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेंजेंट। ये बना, आ रही है टेंजेंट, आ रही है, ये आ गई टेंजेंट। ये हमने ए पॉइंट से क्या बना दिया, टेंजेंट बना दी। ठीक है, और इसका ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है, ये क्या पॉजिटिव एक्स से बन रहा है, पॉजिटिव एक्स से बन रहा है ना,
और साथ ही जो हमारा जो ये dy बाई डी एक्स है, हमने स्लोप बनाया इसका जो tan थीटा है हमारा, जो हमारा इसका dy बाई डी एक्स, dy फर्स्ट पार्ट dy बाई डी एक्स एट ए क्या पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कैसे आ रहा है, जो हमारा थीटा है, हम थीटा देखो, थीटा क्या हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, और अगर tan थीटा में अगर थीटा पॉजिटिव हो तो क्या बनता है, पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव की वजह से क्या हो गया, जो हमारा dy बाई डी एक्स है एट ए पॉजिटिव हुआ, तो जो स्लोप क्या हुई, पॉजिटिव। और अगर अच्छा ये क्या x, ये है y, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो a है वो y के, जो हमारा a पॉइंट के ऊपर जो हमारा x है वो y के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है। a एट a x इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। क्यों, स्लोप हमारी क्या है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है हमारी, पॉजिटिव। स्लोप क्या है हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब हम b पे देखते हैं, तो b के लिए हम क्या बना लेंगे, स्लोप बनाएंगे। ये हमने इस पॉइंट से स्लोप बना दिया, ये थीटा बन गया। थीटा, ये थीटा क्या है हमारा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड इन tan थीटा, फॉर tan थीटा, जो हमारा जो tan थीटा होता है वो ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए जो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओहो, तो सेकंड पार्ट में जो dy बाई डी एक्स एट बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एट बी x इज डिक्रीजिंग dy बाई डी एक्स, यानी y चेंज होगा, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या y लिखेंगे। क्यों, नीचे x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो y, यहाँ तो y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम क्या c की बात करते हैं, जब हम c पे आते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ c क्या होगा हमारा, कांस्टेंट है बिल्कुल, ये तो हम स्लोप बना रहे हैं। तो जो हमारा स्लोप है वो जो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, 0 आ रही है, और tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 0, y इज नॉट चेंजिंग, तो dy बाई डी एक्स एट सी क्या हो गया, 0। देयरफॉर tan थीटा, ये क्या tan थीटा क्या, 0, तो देयरफॉर y इज नॉट चेंजिंग, चेंज ही नहीं हो रहा ना, डिक्रीज ना इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू x एट c। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, या बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी वो हो गई हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर, आर कंपोजिशन वेक्टर बोल सकते हैं, अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया, डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन कैसे होगी, वो इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस ओ सॉरी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। और ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है, ये ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं, फटाफट एक बार बना देते हैं आप लोगों के लिए। जो हमारा ये क्या हो गया टी, ये हो गया वी। जो हमारा जो वी टी कर्व होता है, जो हमारा वी टी कर्व होता है, हम अपने वी टी कर्व को ही क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। वी टी कर्व को क्या ही बोलते हैं, एक्सलेशन। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एक्स टी कर्व। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक्स टी कर्व। सब कुछ हमारा ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, और एक्सेलरेशन में हमारा वेलोसिटी आ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या आ जाता है, एक्स 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 यानी पोजीशन वेक्टर। क्या चीज़ समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंशियल कैलकुलस के हम फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके डेरिवेटिव देखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस के, और कुछ उसके एक्स एन साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह के हम डी एक्स की वैल्यूज देखेंगे। और बस ऐसे करते करते हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड शब्बा खैर।